So good morning plus 2 class. Let's start our next topic, and the name of the next topic is Afro-Asiai Unity. Afro-Asiai एकता के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी में किस तरह से नेहरू का रोल था। अब आगे उसी कड़ी में हम देखते हैं कि किस तरह से नेहरू ने जो ख़ास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ थी यानी कि विकासशील देश थे, उनमें उन लोगों को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए किस तरह से प्रेरित किया, किस तरह से अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया और किस तरह से भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मजबूती प्रदान की। सो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं भारत के आकार यानी कि साइज़, अवस्थिति, उसकी लोकेशन और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों में, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। यानी कि नेहरू जो थे वो मान रहे थे कि इंडिया जो है वो एक लीडिंग रोल प्ले करेगी इस खास करके एफ्रो एशियाई यूनिटी के अंदर। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए, यानी कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे उनके साथ इंडिया ने अपने जो थे वो अच्छे संबंध बनाए। 1940 से 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। यानी कि 40 से 50 के जो समय था उसमें नेहरू जो थे वो एशियाई देशों के लिए एक लीडर की भांति काम कर रहे थे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर डाला था। यानी कि वो 1947 में एक एशियाई देशों के साथ संबंध करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे, भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। मतलब 5 महीने पहले हमने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। यानी कि इंडोनेशिया के ऊपर जो था वो डच जो कॉलोनी थे, यानी कि डच जो यूरोपियन एक पावर थी, यूरोपियन लोग वो जो थे वो राज कर रहे थे। यानी कि जो इंडोनेशिया था वो डच लोगों के चंगुल में था। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में समर्थन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाया। भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था। उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद जाति का विरोध किया, जिसे अपार्थाइड कहते हैं। आप जानते हैं कि अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड पॉलिसी जो थी वो खास करके फॉलो की जा रही थी और इंडिया जो था इसके अपोज करने में सबसे आगे था। यानी कि इंडिया जो था इसका खुलकर विरोध करता था। आमतौर पर हम इसे बाडुंग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इंडोनेशिया के एक शहर बाडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में जो था वो एक सम्मेलन हुआ जिसे बाडुंग सम्मेलन कहते हैं। और यही वो सम्मेलन था जिसने कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के एक नींव का काम किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए ये एक नींव का काम किया गया था। ये सम्मेलन जो था अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत ने बढ़ते हुए संपर्क का चरम बिंदु था। बाडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एफ्रो एशियाई देशों के लोग एक तरह से इकट्ठे हुए और 1961 में आपने देखा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किस तरह से एस्टैब्लिश किया गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, और उसका पहला जो सम्मेलन जो था वो बेलग्रेड में हुआ। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, चीन के साथ शांति और संघर्ष। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े ही दोस्ताना ढंग से की थी। मतलब चीन के साथ भारत ने एक दोस्ती के हाथ बढ़ाया। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहले देशों में से एक था। यानी कि 1949 की चीन की क्रांति के बाद भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर चीन को जो था वो एक मान्यता देने वाला पहले देशों में से एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में कुछ गहरे भाव थे। मतलब नेहरू स्टार्टिंग से ही एक गहरी दोस्ती चाहते थे चाइना के साथ, और वो मानते थे कि भारत और चीन मिलकर इस एशिया के इस रीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा कर सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सरकार की मदद की
नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है। मतलब वल्लभ भाई पटेल चीन की नीति को अच्छे से जानते थे और वो ये मानते थे कि चीन अगले कुछ समय में या अगले कुछ सालों में भारत के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। बहुत दिनों के भारत की चीन के साथ लगती सीमा पर सेना की बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली करते रहे, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स यानी जो थी हमने वहाँ रखी हुई थी। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो चीन के साथ लगती सीमा पर जो है वो हमारी रखवाली कर रही थी। हमने वहाँ से पूरी तरह से मिलिट्री जो थी वो नहीं रखी हुई थी। उसकी रीज़न था कि हमें ये लगता था कि चीन जैसा हमारा मित्र देश जो है वो कभी भी भारत के ऊपर जो है वो अटैक नहीं कर सकता। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी कि पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचशील के सिद्धांत कौन से 2 देशों के बीच में साइन हुए थे, जो भारत और चीन के बीच में हुए। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के उस समय चीफ चाउ एन लाई के बीच में 29 अप्रैल 1954 में दोनों देशों की बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे देशों का दौरा करते और उनके स्वागत में भीड़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ जो थी वो जुटती थी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने चाइना के साथ अपने शुरुआती दिनों में अच्छे रिलेशन बनाए। हमने पंचशील के सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 में साइन किए और अब हम देखते हैं कि चीन ने कैसे विश्वासघात किया, वो क्या कारण था कि चीन ने भारत पर 1962 में अटैक किया।